15 मिनट के अंदर आप सभी लोगों को उच्चतम न्यायालय एम लक्ष्मीकांत की बुक में चैप्टर नंबर 26 अगर याद ना हो रहा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि इतनी कम समय में प्लस इतनी इम्पोर्टेंट जो आपके मैं कीवर्ड बताऊंगी ये याद कर लेना, इसके आगे कुछ नहीं याद करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो सब कुछ बताऊंगी, पूरे वीडियो को वॉच करना। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ और कोई बच्चा यूपीएससी क्रैक करे या फिर कोई अन्य एग्जाम जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे केवल सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो बहुत कम समय में आपके ये पॉइंट उन बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिसको आप चाहते हैं कि वो भी बच्चे पास हो जाएं, आपकी सिलेक्शन लेकर जाएं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट करना ज़रूर ना भूलें कि ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो लास्ट में ज़रूर कमेंट कर देना कि समझ में आया या फिर नहीं। इन सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ, वीडियो कुछ कम इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई। तो यहाँ है संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। इतना अनुच्छेद आपको याद रख लेना है, 124 से 147 तक का। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट न केवल हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है बल्कि यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक, संविधान का व्याख्याता और संविधान का अंतिम संरक्षक भी है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने ज़्यादा काला कर दिया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है तो नई दिल्ली में होती है। अनुच्छेद कौन सी अनुच्छेद के तहत होती है तो 124 के अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना होती है। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। इसके निर्णय सभी अदालत पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा ये पॉइंट खत्म होते हैं कि क्या है, इसकी स्थापना क्या होती है, कैसी हुई है, और इसके बारे में मैंने कुछ ज़रूर आपको बताया दिया, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बता दिया। यहाँ हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का संगठन। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे घटक और विवरण कि इनका क्या विवरण है। तो मुख्य कितने न्यायाधीश होते हैं तो एक होते हैं, जिसका जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं तो 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं अधिकतम। अच्छा, कुल मिला के कितने होते हैं तो 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में संशोधन द्वारा यह संख्या 34 कर दी गई है। ठीक है, अब जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति तो जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है तो अनुच्छेद 124 के 2 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। अच्छा, नियुक्ति कर्ता कौन है तो भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, जिसे CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श के बाद होता है। ठीक है, अब यहाँ अन्य न्यायाधीश की यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, और उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन भाई जो बड़े न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर करेंगे, यानी कि CJI और अन्य वरिष्ठ जजों की सलाह से करता है। यानी जो वहाँ पर लोग होंगे, जो जज होंगे उनकी सलाह पर करेंगे और जो वरिष्ठ जज रहेंगे उनसे भी सलाह लेंगे और तब ये इनकी नियुक्ति करेंगे अन्य जजों की। कोलेजियम प्रणाली क्या है तो यहाँ देखते हैं 3 से 5। ठीक है, 3 या फिर 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह होता है जो नियुक्ति की सिफारिश करता है। ठीक है, अब यहाँ है कि नौजॉक यानी कि NJAC 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। मुझे अगर बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज तो क्या मेरी योग्यता होनी चाहिए। तो ये तो पहला पॉइंट है कि हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम भाई कितने वर्ष 5 वर्ष कार्य किया हो, यानी कि आप उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में आप 5 वर्ष तक कार्य किया हो उसके तहत, या फिर आप उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष
तक कार्य किया हो, यानी अगर अधिवक्ता के रूप में देखा जाए तो 10 वर्ष में, अगर उस न्यायाधीश के रूप में देखें तो 5 वर्ष, और भारत के नागरिक होने चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक वरिष्ठ न्यायविद हो। ठीक है, अब यहाँ आपकी ये योग्यता आपके पास है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट की बात करते हैं कि कार्यकाल और इनके हटाने की क्या प्रक्रिया है। देखो भाई, ये मैं चाहती तो बहुत लेंदी में लिख सकती थी, वही पॉइंट है वही मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ आपकी जो हटाने की प्रक्रिया है और इनका कार्यकाल देखते हैं तो यहाँ इनके कार्यकाल जो हैं ये हैं 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 62 भी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको 65 याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो 124 के 4 में दिया है, जैसे कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होनी चाहिए और उसके तहत आप महाभियोग द्वारा भी इन्हें हटा सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये भी है कि आधार यानी कि दुर्व्यवहार और अक्षमता से भी इनको हटाया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया लागू होती हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ये महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, प्रीलिम्स 2025 या फिर इसके आगे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपके। ठीक है, अब 6वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि न्यायाधीश स्वतंत्रता, यानी जो न्यायिक स्वतंत्रता है ये कैसी है जजों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा तय प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है और इनके वेतन और इनकी जो सेवा शर्तें हैं ये संविधान द्वारा सुरक्षित हैं, यानी जो इनको सुरक्षा दी रही है ये सब संविधान के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है इसी में कि न्यायिक कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, यानी जो इनके न्यायिक कार्य हैं इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब क्या है ना कि इसकी जो पॉइंट है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट में लिख दी हैं, इसको याद कर लेना, यानी कि पढ़ लेना, और इसके PDF आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, 7वां पॉइंट आपका है कि 7वां पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और इनकी शक्ति क्या है, यानी कि इनके अधिकार क्या हैं, इतने बड़े जज हैं तो इनके क्या अधिकार हैं और इनकी क्या शक्ति है। मूल अधिकारिकता ए नंबर आपका है, तो ये अनुच्छेद 131 में है। अच्छा, 131 में क्या कहा गया है, जो मूल अधिकारिकता है तो केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो रहा है तो ये भी उसमें अपने अधिकार और इनकी शक्ति है, वहाँ पर ये निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद में भी ये वहाँ पर भी निर्णय ये ले सकते हैं। और नोट में हम देख लेते हैं कि कर संबंधी विवाद इसमें शामिल नहीं होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो बी है, इनके अधिकार में ये है कि अपीलीय अधिकारिकता। अपीलीय अधिकारिकता में क्या है, तो यहाँ है 132 अनुच्छेद से 134 में क्या लिखा हुआ है, तो तो यहाँ लिखा है उच्च न्यायालय से संविधान, नागरिक और आपराधिक मामलों में अपील और हाई कोर्ट में प्रमाण पत्र। यहाँ तीसरा है कि परामर्शात्मक अधिकारिकता, तो यहाँ देखते हैं हम कि 143 अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी या फिर संवैधानिक मामलों में सलाह मांग सकता है। उसके तहत ये भी कर सकता है कि कोर्ट का जवाब बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ डी हमारा है, डी विशेष अनुमति याचिका, यानी कि SLP अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत से विशेष अनुमति पर अपील सुन सकता है। ई में यानी कि पुनर्विचार याचिका में क्या कर सकता है, तो पुनर्विचार किसमें किया गया है, तो 137 अनुच्छेद में है, तो अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी पूछ सकता है कि जो पुनराविचार है याचिका है ये सुप्रीम कोर्ट में है तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद 137 में है। अब बात करते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है कि न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा भाई, न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है, तो यहाँ है न्यायिक पुनरावलोकन में सुप्रीम कोर्ट संसद या फिर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। उसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी भी विकसित कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ है कि आधार यानी कि अनुच्छेद 13 और
अनुच्छेद 32 में दिया गया है। बात करते हैं हम यहाँ हमारे ये जो इनके जो शक्ति और जो अधिकार थे ये खत्म हुए। ये आपको याद कर लेना, इसके साथ साथ आर्टिकल भी याद कर लेना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, 9वां पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर रिट याचिका है। रिट याचिका में देखेंगे कि अनुच्छेद 32 में दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कितने डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसकी आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा। अभी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है या फिर किसने कहा है। ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कितने प्रकार के रिट जारी होते हैं। तो 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। कौन कौन से रिट जारी होते हैं? पहला है आपका हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस में है आपका है बंदी को कोर्ट में प्रस्तुत करना, यानी कि बंधी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका है मेंडोमस, यानी कि कार्य करने का आदेश। क्या है? कार्य करने का आदेश। कौन आदेश दे रहा है मुझे? परमा आदेश, ठीक है, ये परमा आदेश है। अच्छा, प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन में निचले जो आपकी अदालत को रोकना। कौन सी अदालत को रोकना? तो निचले अदालत को रोकना, यानी कि प्रतिषेध। प्रतिषेध आपका है। अच्छा, अब चौथा है सर्टियोरी, आदेश को निरस्त करना, यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसे हम कहेंगे हिंदी में। 7 बताते चल रहे हैं। आपका है क्यूटो वारंट, ठीक है, यहाँ यानी कि अधिकार की वैधता की जांच करना है, ठीक है, यानी कि अधिपरीक्षा। यहाँ मैंने 5 रिट आपको बता दी हैं। एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा आप, क्योंकि रिट पूछ सकता है। और जो मैंने बताया है इसकी आत्मा किसने कहा है और कौन से आर्टिकल हैं, ये सब आपको एक बार ध्यान दे देना है। 10वां पॉइंट आपका है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन। अच्छा भाई, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ बता दिए हैं। जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्याय मांगता है, यानी समाज के हितों के लिए न्याय मांगता है, तो उसे हम PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। प्रारंभ इसकी 1980 में जस्टिस PN भगवती व फिर जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने इसका प्रारंभ किया। इसकी उद्देश्य क्या है? तो गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाना है। अच्छा, 11वां पॉइंट कर लेते हैं बात, नहीं तो देरी हो जाएगी भाई। 15 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वीडियो को कैसे इंस्टॉल करोगे, ये भी बात है, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब तक फ़ोन है तब तक उसी में आत्मा घुसी रहती है। उसके बाद जब अपनी दुनिया में आते हैं तो देखते हैं कि असली ज़िंदगी कहाँ है और कहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। अब 11वां पॉइंट हम बात कर लेते हैं भाई। 11वां पॉइंट है यानी कि मुख्य न्यायाधीश की क्या भूमिका है। तो इसकी भूमिका क्या है? तो यहाँ है, देखते हैं, संविधान पीठ का गठन। संविधान पीठ का गठन, उसके साथ केसों का आवंटन, यानी जो केस आए हैं उसका भी आवंटन करना है। मुख्य न्यायाधीश की ये भूमिका है। उसके साथ कोलेजियम का नेतृत्व भी करना है और प्रशासनिक नियंत्रण भी रखना है। ये 4 पॉइंट इनको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इनकी भूमिका। 12वां पॉइंट है संविधान की पीठ। संविधान की पीठ क्या है? तो यहाँ देखते हैं, जब किसी महत्वपूर्ण संविधान प्रश्न पर सुनवाई होती है तो इसे हम संविधान पीठ कहते हैं। अच्छा, 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ होती है। अनुच्छेद 145 के 3 के तहत में ये कहा गया है, या फिर इसको यहाँ पर दर्ज किया गया है। अच्छा, 13वां पॉइंट आपका है। 13वां पॉइंट आपका यहाँ लास्ट में है, अनुच्छेद क्या है, इसकी श्रेणी क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं हम एक नज़र पर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कि 124 अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इनकी नियुक्ति। मुझे कुछ काम करना है तो पहले मैं स्थापना उसकी करूँगी, उसके साथ उसकी यानी कि नियुक्ति करूँगी। तो 124 में और 125 में दिया है कि मुझे वेतन और उसकी सेवाएं मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मैंने किसी चीज़ का स्थापना किया है तो उसके लिए मुझे पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे में किया गया, यानी 125 में किया गया। 126 में है कार्यवाहन, जिसे CJI की बात कही गई है। अच्छा, 127 में अस्थायी न्यायाधीशों की भी बात की गई है। अस्थायी यानी कि विषम संख्या कौन सा है? विषम संख्या 7 है, तो यानी कि अस्थायी न्यायाधीश। अच्छा, 128 अनुच्छेद में क्या है? तो ये है सेवानिवृत्त जजों की पुनरायुक्ति, यानी कि पुनरानियुक्ति है।
अब 129 अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट को अदालत का दर्जा देना। अच्छा, 131 अनुच्छेद में क्या है, तो मूल अधिकार मुझे अधिकार मिलना है, तो 131 में है। अच्छा, बात करते हैं 132 और से 134 के अनुच्छेद के बीच में, तो यहाँ है अपीलीय अधिकारिक। इसे भी याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल। ठीक है, यहाँ 136 की बात करते हैं, PL यानी कि स्पेशल लेब पिटीशन। ठीक है, अब 137 आर्टिकल में देखते हैं पुनर्विचार याचिका, और 141 में आपका है फैसले सभी अदालतों पर बाधित होंगे। और उसके साथ साथ 143 में राष्ट्रपति की परमादेश की शक्ति, ये भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत बार पूछता है ये सारे क्वेश्चन। उसके साथ देखते हैं कि 145 में सुप्रीम कोर्ट की कार्यविधि क्या है, यानी जो ये कार्य करें इनकी विधि क्या है, तो ये भी पूछ सकता है किस आर्टिकल में है, तो 145 में है। अच्छा, 147 में क्या है, तो 147 में है संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी जो संविधान है इसकी व्याख्या की गई है। अंतिम बात कर लेते हैं, अंतिम बात सुप्रीम कोर्ट के क्या महत्व है। यहाँ मेरे एक पॉइंट रह गए हैं कि संविधान का प्रहरी यानी कि लोकतंत्र का रक्षा और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक यही है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ हमारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि अगर आपको इसके PDF चाहिए और एक बार रिवाइज करना है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।